ये आकाशवाणी है। अब आप कनक लता से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा। लेखक हैं योनि वार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025, कराधान कानून संशोधन विधेयक 2025 और आयकर संख्या 2 विधेयक 2025 को ध्वनिमत से पारित किया गया और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। एक बार स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025, कराधान कानून संशोधन विधेयक 2025 विधेयकों को सदन के समक्ष चर्चा और पारित करने के लिए रखते हुए कहा कि सरकार ने देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिसके कारण देश के कोने कोने से खेल प्रतिभाएं सामने आ रही हैं और वैश्विक स्तर पर अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेर रही हैं। इस समय देश के विभिन्न हिस्सों में 1000 से ज्यादा खेलो इंडिया खेल चल रहे हैं। उनका कहना था कि ये विधेयक 25 साल से इंतजार कर रहा है, लेकिन किसी सरकार ने इसे संसद तक नहीं पहुंचने दिया। इसका पहला प्रस्ताव 1995 में बन गया था, लेकिन विधेयक नहीं आया। उसके बाद की सरकारों ने विधेयक तैयार करवाया और इसे कैबिनेट तक लाने का रास्ता भी बनाया, लेकिन कुछ कारणों से विधेयक पारित नहीं हो सका। लेकिन मोदी सरकार ने किसी की परवाह किए बिना ये विधेयक बनाया और संसद में पेश कर इसे पारित करा रही है। उन्होंने कहा कि खेल फेडरेशन में महिला अधिकारी हों, खेल प्रतिभाओं को सामने लाने तथा महिला खिलाड़ियों को निडर होकर आगे बढ़ने के लिए ये विधेयक महत्वपूर्ण है। विधेयक तैयार करने में 1 साल से ज्यादा का वक्त लगा और सार्वजनिक रूप से इसमें 1000 लोगों की सलाह आई है, जिस पर विधेयक को अंतिम रूप देने से पहले विचार किया गया। ये विधेयक देश में पारदर्शी, जवाबदेह और विश्व स्तरीय खेल ढांचा बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। खेल मंत्री ने कहा कि इस विधेयक का मकसद राष्ट्रीय खेल संघों में बेहतर प्रशासन और गुटबाजी पर रोक लगाना है। इसमें बीसीसीआई जैसी मजबूत संस्था समेत सभी खेल संघों के लिए स्पष्ट नियम और एक शासन बोर्ड के गठन का प्रावधान है, जिसमें पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के सुझावों के मुताबिक संशोधन किए गए हैं। इस विधेयक का मकसद एथलीटों की तैयारी को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार कर प्रतियोगिताओं की निष्पक्षता को मजबूत करना है। विधेयक में वाडा यानी विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के सुझावों के मुताबिक संशोधन किए गए हैं। इसका उद्देश्य एथलीटों की तैयारी को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना और प्रतियोगिताओं की निष्पक्षता मजबूत करना है। श्री मांडविया ने कहा कि भारत जैसे बड़े देश का ओलंपिक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शन अब तक संतोषजनक नहीं रहा है, जबकि तैयारी का स्तर उत्कृष्टता के उच्चतम मानकों के अनुसार होना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये विधेयक भारतीय खेलों में संरचना, पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा को नई ऊंचाई देंगे। इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा में हिस्सा लेते हुए तेलुगु देशम पार्टी के केसीनेनी विश्वनाथ ने कहा कि ये विधेयक बहुत सशक्त है। इससे खिलाड़ियों को आगे लाने और खेल नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। इसके माध्यम से शिकायत निवारण भी मजबूत किया गया है, ताकि खिलाड़ियों को इसका लाभ मिले। यह युवाओं को अवसर देने वाला विधेयक है, जिससे विकसित भारत के संकल्प को पूरा किया जाएगा। भाजपा के गणेश सिंह ने विपक्ष के सदन में कार्यकलाप की निंदा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार खेलों को बढ़ावा देने का संकल्प लिया, उसका परिणाम देखने को मिल रहा है। ये विधेयक भारत को वैश्विक खेल मंच पर एक नैतिक, सक्षम, सशक्त नेतृत्व देने वाला है। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की, प्रश्नकाल आरंभ किया तो विपक्ष के सदस्य हाथों में तख्तियां लिए नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए और नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि वन्य जीव पर्यावासों के एकीकृत विकास से संबंधित योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित की जाती है। इस योजना के तहत हम राज्य सरकारों के साथ उनका जो हिस्सा है, उसके आधार पर इस योजना को आगे चलाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री बिरला ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि 11 दिन से नियोजित ढंग से सदन की कार्यवाही को बाधित किया जा रहा है। ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है।
हंगामा कर रहे सदस्यों पर जब श्री बिरला के आग्रह का कोई असर नहीं हुआ और हंगामा बढ़ता ही गया तो उन्होंने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉ सुकांत मजूमदार ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी केंद्रीय क्षेत्र की एक नई योजना को पिछले साल नवंबर में शुरू किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी छात्र वित्तीय बाधाओं के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रहे। श्री मजूमदार ने कहा कि पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के तहत 8 लाख रुपए तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए योजना 10 लाख रुपए तक के ऋण पर 3% ब्याज पर छूट प्रदान करती है। 1,90,000 नए छात्रों को शिक्षा ऋण पर कोई अन्य छात्रवृत्ति या ब्याज पर छूट नहीं मिल रही है, उन्हें यह लाभ मिलेगा। इसके अलावा केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन क्रेडिट गारंटी निधि योजना के तहत 7,50,000 रुपए तक के संस्वीकृत शिक्षा क्रेडिट के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान की जाती है। इसके अलावा भारतीय बैंक संघ की आदर्श शिक्षा ऋण योजना के तहत अधिस्थगन अवधि पाठ्यक्रम वर्ष जमा 1 वर्ष के बाद शिक्षा ऋण की पुनर्भुगतान अवधि 15 वर्ष तक है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक लिखित उत्तर में कहा कि पर्यटन मंत्रालय ने अपनी स्वदेश दर्शन योजना के तहत 2016-17 में उत्तर प्रदेश में रामायण पथ के अंतर्गत 69 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से चित्रकूट और श्रृंगवेरपुर का विकास नामक परियोजना को मंजूरी दी है। चित्रकूट के महत्व को देखते हुए मंत्रालय ने 2023-24 में स्वदेश दर्शन 2 योजना के तहत 27 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से मध्य प्रदेश में चित्रकूट में आध्यात्मिक अनुभव परियोजना को मंजूरी दी है। कैबिनेट कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने एक लिखित जवाब में कहा कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण एक अर्ध न्यायिक निकाय है। सरकार एनएलसीटी के समक्ष मामलों के शीघ्र निपटान को सुगम बनाने के लिए निरंतर आधार पर आवश्यक कदम उठा रही है, जिसमें ई न्यायालय और हाइब्रिड न्यायालय परियोजना का क्रियान्वयन, सदस्यों की क्षमता निर्माण के लिए नियमित संगोष्ठी, अवसंरचना का प्रावधान, रिक्तियों को भरना आदि शामिल है। इसके अतिरिक्त सरकार ने दिवाला और शोधन अक्षमता सहित 2016 में 6 विधायी संशोधन किए हैं और दिवाला समाधान ढांचे को मजबूत करने तथा प्रतिक्रियात्मक दक्षता बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना के बाद से नियमों में 100 से अधिक संशोधन किए हैं। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक कार्यवाही बाधित रहने के बावजूद बाद में मणिपुर का बजट एवं संबंधित विनियोग विधेयक सहित कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा करने के बाद पारित किया गया। सुबह 11 बजे सदन की बैठक शुरू होते ही एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा होने लगा और विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए आसन के समीप आ गए। उपसभापति हरवंश ने बताया कि उन्हें 5 विषयों पर चर्चा करने के लिए नियम 267 के तहत 29 नोटिस प्राप्त हुए हैं, जिन्हें खारिज कर दिया गया है। इस पर विपक्षी सदस्यों ने विरोध जताया। उनसे अपने स्थानों पर लौट जाने और कार्यवाही चलने देने की अपील करते हुए श्री हरवंश ने कहा कि हंगामे की वजह से सदन का 62 घंटे और 25 मिनट का समय बर्बाद हो चुका है। सदन में व्यवस्था न बनते देख उन्होंने 11:15 पर बैठक को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 2 बजे सदन की बैठक फिर शुरू होने पर मणिपुर बजट तथा मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 को संक्षिप्त चर्चा के बाद मंजूरी दी गई। मणिपुर के बजट और संबंधित विनियोग विधेयक तथा मणिपुर जीएसटी विधेयक पर संयुक्त चर्चा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के जवाब के बाद राज्यसभा ने इन्हें लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा ने पहले ही पारित कर चुकी है। इन विधेयकों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि मणिपुर, उसका बजट, उसका कर राजस्व, जीएसटी में उसकी भागीदारी राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पहले राज्य के लिए लेखानुदान लाया गया था, किंतु ये पूर्ण बजट है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि मणिपुर का विकास किसी भी स्थिति में बाधित नहीं होना चाहिए और वहां शरणार्थी शिविरों में रहने वाले लोगों को समुचित सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए मणिपुर बजट के तहत 1,667 करोड़ रुपए पूंजीगत खाते में व्यय होंगे, जिसका अर्थ है कि परिसंपत्तियों का निर्माण होगा और सृजन होगा रोजगार का, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य की अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी।
श्रीमती सीतारामन ने कहा कि 1,231 करोड़ रुपए राजस्व सहायता पर व्यय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके तहत आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के पुनर्वास में जो फौरी जरूरतें हैं उनके पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए 523 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जीएसटी परिषद द्वारा अनुमोदित निर्णयों को लागू करने के लिए पारित किया गया मणिपुर वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 इस संबंध में लागू किए गए मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर संशोधन अध्यादेश 2025 का स्थान लेगा। मणिपुर वर्तमान में राष्ट्रपति शासन के अधीन है, जो 13 फरवरी 2025 को लागू किया गया था। हाल में संसद ने राज्य में राष्ट्रपति शासन को 13 अगस्त के बाद 6 महीने बढ़ाने के लिए एक संवैधानिक संकल्प को मंजूरी दी थी। इससे पहले इन विधेयकों पर संयुक्त रूप चर्चा में भाग लेते हुए भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों के सदस्यों ने मणिपुर में शांति और स्थिरता कायम करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि राज्य में आंतरिक रूप से विस्थापित हुए लोगों का पुनर्वास किया जाना चाहिए। वहीं बीजू जनता दल ने राज्य को वित्तीय पैकेज देने की मांग की। चर्चा के दौरान कांग्रेस सहित अधिकतर विपक्षी दलों के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे। चर्चा में भाग लेते हुए वाईएसआर कांग्रेस के गोला बाबू राव ने कहा कि मणिपुर में बार बार होने वाले बंद, प्रदर्शनों और जाति संघर्ष के कारण राज्य में व्यापार, कारोबार सहित विकास की गतिविधियां, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन बुरी तरह बाधित हुए हैं। उन्होंने मणिपुर में शांति और स्थिरता कायम करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। बीजू जनता दल के मुजीबुल्ला खान ने कहा कि केवल बजट से जुड़ा मुद्दा न होकर मणिपुर के लोगों की सुरक्षा, गरिमा और अस्तित्व का सवाल है। उन्होंने राज्य में शांति एवं स्थिरता कायम करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि मणिपुर के लिए एक विशेष पैकेज तैयार किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कर्नाद पुरकायस्थ ने कहा कि विनियोग विधेयक केवल धन आवंटन का विषय नहीं, बल्कि मणिपुर के किसानों, युवाओं, व्यापारियों और छात्रों की आकांक्षाओं को पूरा करने से जुड़ा मामला है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस विधेयक के जरिए जो भी धन आवंटित किया जा रहा है वह मणिपुर को सुरक्षित और शांत राज्य बनाने में काफी मदद करेगा। भाजपा के ही सिकंदर कुमार ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि यदि पिछले 10 साल में भारत की अर्थव्यवस्था पर नजर डाली जाए तो ये पता लगता है कि देश का आर्थिक विकास विश्व के आर्थिक विकास के साथ चल रहा है। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के महाराजा संजा ओबा लेशंबा ने कहा कि निश्चित रूप से बजट मणिपुर में स्थिरता लाने में मददगार होगा। उन्होंने कहा कि हिंसा की वजह से राज्य में हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं, जिनका पुनर्वास जरूरी है। इसके बाद सदन में वाणिज्यिक जलपोतों के स्वामित्व की पात्रता मानदंडों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अवसरों का विस्तार करने के प्रावधान वाले वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक 2025 पर संक्षिप्त चर्चा कर उसे पारित कर दिया गया। जब इस विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दी जा रही थी तब विपक्षी सदस्यों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर चर्चा की अनुमति न दिए जाने और सदन में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का मौका न दिए जाने पर विरोध जताते हुए सदन से बहिर्गमन किया। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोला बाबू राव ने भाग लेते हुए कहा कि भारत का समुद्री व्यापार बढ़ाने में ये विधेयक मददगार होगा। संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि बदलते समय के साथ नई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए विधेयक लाया गया है और ये वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 की जगह लेगा। उनके जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी। वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक 2024 केंद्र सरकार को भारत के भीतर या जल क्षेत्र में बिना राष्ट्रीयता वाले जहाजों को अपने नियंत्रण में लेने का अधिकार देता है, यदि ऐसा जहाज कानूनी रूप से किसी देश का झंडा लगाने का हकदार नहीं है या उसने ऐसा अधिकार खो दिया है। इसके बाद राज्यसभा ने गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति एसटी समुदाय के लिए सीटें आरक्षित करने के प्रावधान वाले एक अहम विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद मंजूरी प्रदान की। चर्चा में भाजपा के सदानंद महालू शेठ तानवडे, वाईएसआर कांग्रेस के सुभाष चंद्र बोस पिल्ली और बीजेपी के निरंजन बिस्सी ने विधेयक का समर्थन किया। गोवा राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक के प्रावधानों की चर्चा करते हुए विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 332 में प्रावधान है कि राज्य में अनुसूचित जनजाति की आबादी है, लेकिन विधानसभा में समुदाय के लिए सीट आरक्षित नहीं है तो वहां एसटी के लिए सीट होनी चाहिए। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।